हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज हम देखेंगे फील्ड वर्क इन सोशोलॉजी। तो कल हमने मालिनोव्स्की के बारे में जाना, फील्ड वर्क कैसे स्टार्ट किया गया एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उसे जाना, फील्ड वर्क क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी में, फील्ड वर्क किस तरीके से किया जाता है उसे हमने जाना। आज हम समझेंगे फील्ड वर्क सोशोलॉजी के अंदर क्या होता है, फील्ड वर्क जो सोशोलॉजी के अंदर किया जाता है और फील्ड वर्क जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कुछ एग्जाम्पल जानेंगे फील्ड वर्क सोशोलॉजी के अंदर जो किया गया इंडिया के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मोर और लेस द सेम टेक्निक्स आर यूज्ड बाय सोशोलॉजिस्ट व्हेन दे डू फील्ड वर्क्स। सोशोलॉजिकल फील्ड वर्क डिफर्स नॉट सो मच इन इट्स कंटेंट what is done during field work but in its context where do it done। यानी जो टेक्निक्स हैं दोनों के लगभग सेम ही हैं, जो कंटेंट ये इकट्ठा करते हैं फील्ड वर्क के थ्रू ये भी सेम ही है, लगभग सेम ही होते हैं। लेकिन तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ये कहाँ अपना फील्ड वर्क करते हैं वो डिफरेंट है, जिस रीजन में ये अपना फील्ड वर्क करते हैं वो डिफरेंट है। तो आज हम समझेंगे ये जो एक सोशोलॉजिस्ट अपना फील्ड वर्क कहाँ करेगा और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना फील्ड वर्क कहाँ करेगा मोस्टली, but in its context where it is done and in the distribution of emphasis across different areas or topics of research। Thus a sociologist would also live among a community and attempts to become an insider। However, unlike the anthropologist who typically went to a remote tribal community to do the field work, sociologists did their field work among all sorts of communities। यानी पहला हमें पता चला एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो अपना फील्ड वर्क एक रिमोट एरिया में करेगा, एक रिमोट एरिया के अंदर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना फील्ड वर्क करता है। रिमोट एरिया यानी जो ट्राइबल एरिया होता है, जो मेन लैंड से दूर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं होता है, वो एरिया हुआ रिमोट एरिया। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने फील्ड वर्क के लिए एक रिमोट एरिया को चूज करेगा, जबकि एक सोशोलॉजिस्ट अपने फील्ड वर्क के लिए सभी टाइप ऑफ कम्युनिटी को चूज कर सकता है। एक रिमोट एरिया को भी चूज कर सकता है, एक मेन लैंड के एरिया को भी चूज कर सकता है, एक बड़े विलेज को भी चूज कर सकता है, एक छोटे से फैमिली को भी चूज कर सकता है। यानी एक सोशोलॉजिस्ट सभी टाइप ऑफ कम्युनिटी को चूज कर सकता है अपने स्टडी के लिए। मोर एवर सोशोलॉजिकल फील्ड वर्क डिड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व लिविंग इन although it did involve spending most of the time। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक सोशोलॉजिस्ट जो अपना फील्ड वर्क करता है वो वहीं रह रहा हो, उन्हीं लोगों के बीच रह रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो दूर से भी देख सकता है, वो दूर से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक सोशोलॉजिस्ट अपना वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय वो जो है सो बिताने की कोशिश करेगा, नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। ऑफ वंस टाइम विद द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशोलॉजिस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है विलियम फुटवाइट। ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, विलियम फुटवाइट। इन्होंने क्या किया, ये जो इटालियन और अमेरिकन जो स्लम्स थे अमेरिका में, एक स्ट्रीट गैंग था। ये लोग जो है सो चोरी वगैरह करते थे, वॉचेज वगैरह की चोरी करते थे और उसे बेचने का काम करते थे। तो इन लोगों का स्टडी करने के लिए विलियम फुटवाइट ने क्या किया, ये उन लोगों के साथ जा कर के रहने लगे और ये भी उन लोगों के साथ वही काम करते थे। और धीरे धीरे उनका जो सरदार होता था वो किस तरीके से लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट करता था, किस तरीके से कौन से काम होते हैं। यानी ये 1 साल तक लगभग उन गैंग के बीच में रहे थे और इन्होंने हर चीज़ सीख लिया था वहाँ पे, और बाद में उन्होंने उनके बारे में लिखा अपने एक बुक के अंदर। For example, William Footwhite, an American sociologist, did his field work among members of a street gang in an Italian-American slums in a large city and wrote a famous book, A Street Corner Society। तो इन सबसे पहले हम याद रखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जब भी हमें फील्ड वर्क का एग्जाम्पल देना हो सोशोलॉजी में, तो पहला एग्जाम्पल हम देंगे विलियम फुटवाइट का देंगे। स्ट्रीट गैंग के बारे में इन्होंने स्टडी किया था और इनका जो बुक है जिसके अंदर इन्होंने पब्लिश किया अपने वर्क को, वो था स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ही लिव्ड इन दी एरिया फॉर 3.5 years हैंगिंग आउट। यानी ये लगभग 3.5 साल, मैंने एक ही साल का, ये लगभग 3.5 साल के आसपास ये उन्हीं गैंग के बीच में रहे। जस्ट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर विथ मेंबर्स ऑफ द गैंग और ग्रुप हु वर मोस्टली पुअर अनएम्प्लॉयड यूथ, द फर्स्ट अमेरिकन बॉर्न जनरेशन इन अ
community of immigrants. While this example of sociological fieldwork is very close to anthropological fieldwork, there are important differences, but sociological fieldwork need not only be this kind. It can take different forms, as in the work of Michael Bureau. For example, another American sociologist who worked for several months as a machinist in a Chicago factory and wrote about the experience of work from the perspective of workers. यानी जरू जो विलियम फुट वाइट का जो वर्क था वो बेसिकली जो जैसे सोशोलॉजिस्ट वर्क करते हैं उनके वर्क के टाइप का था। सॉरी, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिस तरीके से रिसर्च करते हैं उन्होंने उसी तरीके से रिसर्च करने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय जो है सो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर फील्ड वर्क जो है एक नए कंसेप्ट के रूप में आ रहा था। तो उन्होंने उसी कंसेप्ट का यूज किया और उन्होंने जो स्ट्रीट गैंग था उनके ऊपर स्टडी किया। वो जो लोग थे स्ट्रीट गैंग में वो मोस्टली जो इटालियन और अमेरिकन जो इमिग्रेंट्स थे उनके ऊपर, उनके जो जो इमिग्रेंट्स थे उनके जो बच्चे थे वो बेसिकली अनएजुकेटेड थे, अनएम्प्लॉयड थे, पुअर थे। तो वो किस तरीके से अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं, कौन से एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके बारे में उन्होंने 3 साढ़े 3 साल लोगों के साथ रहा, उनके बारे में स्टडी की और उन्होंने लिखा उसके बारे में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सोशोलॉजिस्ट होंगे वो उसी तरीके से स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक दूसरे सोशोलॉजिस्ट हुए माइकल ब्यूरो। माइकल ब्यूरो ने क्या किया, शिकागो के एक फैक्ट्री में इन्होंने एक मैकेनिस्ट के रूप में, एक वर्कर के रूप में इन्होंने काम किया। और एक वर्कर किस तरीके से उस फैक्ट्री के बारे में सोचता है, उसके एक्सपीरियंस क्या होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, उस एक वर्कर के पर्सपेक्टिव से इन्होंने एक इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की। एक फैक्ट्री का जो वर्क सिस्टम होता है, एक फैक्ट्री का जो वर्क कल्चर होता है, उसे इन्होंने एक वर्कर के व्यू पॉइंट से इन्होंने लिखा अपने वर्क के अंदर। अब यहाँ पे देख लेते हैं फील्ड वर्क जो सोशोलॉजी में है और जो एंथ्रोपोलॉजी में, दोनों में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बारे में जानते हैं। कंपेयर टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडीज अ प्रिमिटिव ट्राइब इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टूडेंट ऑफ अ मॉडर्न अमेरिकन कम्युनिटी faces distinctly different problems. In the first place, he is dealing with a literate people. It is certain that some of these people, and perhaps many of them, will read his research report. If he disguises the name of the district, as I have done, many outsiders apparently will not discover where the study was actually located. The people in the district, of course, know it is about them, and even the changed names do not disguise the individuals from them. यानी इसमें मोस्ट बेसिकली यही कहा गया है कि जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक रिमोट एरिया में एक प्रिमिटिव ट्राइब का स्टडी करने की कोशिश करता है तो उन्हें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। पहला, वो जहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो उनको कह सकते हैं एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम। दूसरा, उन्होंने अगर एडजस्ट कर लिया, अगर उन्होंने बायसनेस नहीं रखा, एडजस्ट कर लिया, तो वो किस तरीके से अपना स्टडी करें। क्या वो लोगों को बता दें कि वो स्टडी करने के लिए आए, या वो नहीं बताएं कि स्टडी करने के लिए आए। अगर वो नहीं बताते हैं तो वो किस जगह पे रिपोर्ट मतलब स्टडी कर रहे हैं, किन चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करने से पहले जो प्रिमिटिव लोग हैं तो पहले तो उनका लैंग्वेज उन्हें समझ में आना चाहिए। कोई एक लर्नड पर्सन हो उसमें से वो खोजेंगे जिससे कि वो चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या उनके लैंग्वेज को वो समझने की कोशिश करेंगे। उसमें एक लंबा समय लग जाता है। अगर जिस जगह वो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ के लोगों का नाम वो बताएंगे, या फिर अपना नाम लिखेंगे उस रिसर्च के अंदर, या जिस लोकेशन पे वो जो है सो रिसर्च किए हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो एक तरीके से उसको, अगर वो सेम वही चीज़ नहीं लिखते हैं, अगर वो लोकेशन का नाम चेंज कर देते हैं या जिनसे उन्होंने चीज़ें पूछी उसका नाम चेंज कर देते हैं, तो उसका यानी उसको कोई प्रूव नहीं कर पाएगा उस तरीके से जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था ना, जो वो कितना रेलिवेंट है, क्या वो सच में वैसा स्टडी उन्होंने किया कि नहीं किया, उस पर एक संदेह जो है सो खड़ा हो जाता है। अगर वो उसी चीज़ को लिख देते हैं तो जो जिनके बारे में उन्होंने लिखा उनका प्राइवेसी का एक इशू आ जाता है। यानी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। ये विलियम फुट वाइट ही लिखते हैं।
They remember the researcher and know the people with whom he associated and know enough about the various groups to place the individuals with little chance of error. In such a situation, the researcher carries a heavy responsibility. He would like his book to be of some help to the people of the district. At least he wants to take steps to minimize the chances of it doing any harm. Full recognition यानी इसमें बताया गया अगर वो उनके बारे में वहाँ पे क्या होता है किस तरीके से होते हैं तो उस अगर वो हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में लिख देते हैं तो उन्हें हार्म भी हो सकता है। हार्म कैसे हो सकता है? जैसे कि बता दिया कि वो लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया का बहुत समझ नहीं है, वो ईजिली वो किसी के बात में आ जाते हैं। तो अब क्या हो सकता है कि एक मेनलैंड का इंसान, एक मॉडर्न इंसान जिसके पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, वो अपना कुछ एक सेटअप लेकर के जा सकता है और उनको वहाँ के जो लोग हैं उनको ईजिली जो है सो अपने बातों में लेकर के उनके लैंड को अपने ऊपर कर ले सकता है या वहाँ पे जाकर के कोई फैक्ट्री सेटअप कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। यानी बहुत सारे यानी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक सोशोलॉजिस्ट को ये भी सोचना होता है जो वो अपने वर्क को इस तरीके से लिखे कि उन्हें जिसके बारे में वो लिख रहे हैं उसको कोई हार्म ना हो उस चीज़ से, और जितना रिकॉग्निशन उन्हें मिलना चाहिए वो रिकॉग्नाइज भी किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिख रहे हैं या एक सोशोलॉजिस्ट लिख रहे हैं तो कोई एक पर्सन होगा जो कि उन्हें बता रहा होगा या कुछ आइडियाज़ दे रहा होगा, तो जो आइडियाज़ उन्हें दूसरे से मिल रहा है उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ ये मेरा आइडिया नहीं है बल्कि उस पर्सन ने मुझे ऐसा बताया था, ये उसका आइडिया है। ऐसा ना हो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक सोशोलॉजिस्ट सारा का सारा जो है क्रेडिट खुद ही ले ले, ये सारा मेरा ही वर्क है, बल्कि वो जिनका उन्होंने हेल्प लिया है उसको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उस हिसाब से। अगर उसका जो वर्क है, अगर वर्क पब्लिश होता है, वर्क पब्लिश होने के बाद जो है सो कुछ अमाउंट उसे मिलता है, तो जो अमाउंट उसे मिलता है ऐसा ना हो वो वर्कर सारा अमाउंट खुद ही रख ले, उसे जो भी वो अर्न करता है वो सारा खुद ही रख ले, बल्कि उस सोसाइटी को, जिस कम्युनिटी के बारे में उसने स्टडी किया या जिसने उसे बताया उसको भी मिलना चाहिए। यानी ये हो गया, ये कहने का मतलब है, ये यहाँ पे बताया गया है, यानी उन्हें फुल्ली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। In Indian sociology, an important way in which fieldwork method have been used is in village studies। यानी इंडियन सोशोलॉजी के अंदर जो है एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुआ है शुरुआती दौर में, चूँकि जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ जो कर रहे थे वो बेसिकली जो वाइट लोग थे वही कर रहे थे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी। और वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी कर कहाँ रहे थे? जो उनका कॉलोनियल एरिया था, जो उनका कॉलोनाइज्ड एरिया था उसके ऊपर वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ कर रहे थे। और वो जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ करते थे उससे वो कंपेयर करते थे। और जैसे कि इंडिया में उन्होंने क्या बताया, ये वाइट मैंस बर्डन है। जब तक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921 में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन दयाराम साहनी के द्वारा और रखलदास बनर्जी के द्वारा जो बताया गया, मोहनजोदारो हड़प्पा का खोज जो किया गया, जब तक इसका जो है सो डिस्कवरी नहीं हो गया था, जब तक इसके बारे में पता नहीं था, तब तक अंग्रेज़ ये मान के चलते थे कि इंडिया जो है सो बहुत ही बैकवर्ड कल्चर है, ये बहुत मतलब वो लोग, उन लोगों का मानना था जो लगभग 600 BC से, यानी जब बुद्धा का जो समय था उस समय से तो हमारा हिस्ट्री शुरू ही होता है, हम लोग बहुत न्यू हैं, हम लोग प्रिमिटिव हैं, इस तरीके से उनका व्यू पॉइंट था। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज हुआ तब उन्हें पता चला जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ओल्ड है, और उन लोग का जो ऐसा मानना है ये वाइट मैंस बर्डन है या प्रिमिटिव कल्चर है। तो वो थ्योरी जो है सो धीरे धीरे इंडियंस के मन में आया जो नहीं, हमारा तो कल्चर, हम बहुत एडवांस थे। जब जो है सो वहाँ के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था, वो सारी चीज़ें जब सामने आने लगी तो जो इंडियंस थे उनको एक मोरालिटी बूस्ट मिला, जो नहीं, हम जिस तरीके से अंग्रेज़ हमें बता रहे हैं वैसे हम थे नहीं। तो उन्होंने भी नए नए स्टडीज़ करना शुरू कर दिया, नए नए आइडियाज़ अपना रखना शुरू कर दिया। तो यानी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, जो वाइट एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, वाइट मतलब मीन्स ब्रिटेन के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, वो एक निगेटिव पर्सपेक्टिव में चीज़ों को दिखाते थे। वो सोसाइटी के अंदर निगेटिविटी ज़्यादा फैला रहा था इन टर्म्स ऑफ कि वो पॉजिटिविटी फैलाए। तो यहाँ पे देखते हैं
इसलिए इंडिया में शुरुआती दौरान में जो है वो सोशोलॉजी के अंदर फील्ड वर्क ज़्यादा किया गया, विलेज स्टडी ज़्यादा किया गया. इन इंडिया सोशोलॉजी एन important way in which fieldwork method have been used is in village studies. In the 1950s, many anthropologists and sociologists, both Indian and foreign, began working on village life and society. यानी 1950s जब हम आज़ाद हो चुके थे उस समय में बहुत सारे फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट भी और कुछ इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी, चूँकि 1950s वो समय था जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे नहीं. उस समय इंडिया में सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट 1950 का वो समय था जब इंडिया में सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो डेवलप ही हो रहा था. बहुत ज़्यादा जो GS घुरे जो थे वो प्रीमियर माने जाते हैं सोशोलॉजिस्ट के, उन्हें फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट भी माना जाता है. ये उन्हीं का समय था 1950s का. वो MN श्रीनिवास हो गया. तो ये लोग कुछ ही सोशोलॉजिस्ट इंडिया में थे, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस भी नहीं था सोशोलॉजी को लेकर के इंडिया में. तो फील्ड स्टडी और विलेज वर्क शुरू हुआ इंडिया के अंदर. द विलेज एक्टेड एज द इक्विवेलेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी स्टडीज़ बाय द अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट. यानी हमारा जो विलेज था ठीक उसी तरीके से हमारे विलेज को स्टडी किया गया जिस तरीके से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी का स्टडी करता था. इट वॉज ऑल्सो अ बॉन्डेड कम्युनिटी and was small enough to be studied by a single person. That is, the sociologist could get to know almost everyone in the village and observe life there. Moreover, anthropology was not very popular with the nationalists in colonial India because of its excessive concern with the primitive. यानी जो हमारा इंडिया में जो विलेज स्टडी शुरू किया गया था, इंडिया को एक विलेज को एक स्मॉल यूनिट की तरह लिया गया. एक विलेज में अगर कोई सोशोलॉजिस्ट जाता है स्टडी करने के तो ऑलमोस्ट वो सारे पर्सन को वो जान सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा यूनिट नहीं होता है. सारे लोगों से वो इंडिविजुअली कनेक्ट हो सकता है, ईजिली वो अपने स्टडी को कर सकता है. शुरुआती दिनों में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो वैसा समय था 1940s 1950s का वो समय था जब हमारा फोकस था नेशनल मूवमेंट, जब हमारा फोकस था इंडिपेंडेंस. और उस समय में जो इंडियन लीडर्स थे वो बांटना नहीं चाहते थे. जो ऐसा हो जाए जो एक प्रिमिटिव कल्चर का स्टडी, यानी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे वो प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी का स्टडी करते थे. और जो ट्राइबल कम्युनिटी होता था, जो विलेज होते थे, जो और कास्ट के बेसिस पे होते थे, वो सारे लोग जो है सो पार्ट थे हमारे नेशनल मूवमेंट के. तो उसमें वो बट ना जाए स्टडी के कारण, कुछ ऐसा स्टडी ना रिवील हो जाए कि वो आपस में ही बट जाए, उनका मोरालिटी और डाउन हो जाए. इसलिए एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया. Many educated Indians felt that disciplines like anthropology carried a colonial bias because they emphasize the मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनाइज्ड सोसाइटी रेदर देन देयर प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव साइड. यानी वही बात जो नेशनलिस्ट थे, जो इंडियन थे, उनका ये मानना था जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ये एक तरीके से बायसनेस को फैला रहा है हमारी सोसाइटी में. ये जो निगेटिव साइड है हमारे सोसाइटी की उसको ज़्यादा फोकस करा है, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको ये ज़्यादा फोकस ही नहीं करा है, इसका एम्फेसिस ही नहीं है वो. So, studying village and villagers seemed much more acceptable and worthwhile for a sociologist than studying tribes only. Questions were also being asked about the links between early anthropology and colonialism. After all, the classical instances of field work like that of the Malinowski, Evans Patriarch, and countless others were made possible by the fact that the places and people where field work was done were part of the colonial empires ruled by the कंट्रीज़ फ्रॉम वेयर दी वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट केम. यानी जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि मेलिनॉस्की हो गए या फिर इवांस पेट्रियार्क हो गए, इन लोगों ने जो स्टडी की, ये लोग वहाँ स्टडी इसलिए कर पाए उन लोगों पे, इसलिए क्योंकि जो जिस एरिया में स्टडी कर रहे थे वो कॉलोनाइज्ड एरिया था. और हमने पहले भी बात किया कि मेलिनॉस्की ने बाद में ब्रिटेन का मेंबरशिप ले लिया था. या फिर अगर हम पोलैंड की बात करें या हम और भी जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे, हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच हो गया, स्पेन हो गया, पोर्तुगल हो गया, ये सारे लोग जो है ये कॉलोनियल पावर थे. तो ये अपने अपने कॉलोनी को कॉलोनाइज्ड करके रखते थे, अलग अलग एरिया को कॉलोनाइज्ड करके रखते थे. ये सारे स्टडीज़ वहीं जो एरिया कॉलोनाइज्ड था उनको और जो है उनके मोरालिटी को डाउन करने के लिए उनके निगेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा दिखाया गया ताकि ये अपने रूल को
जो है जस्टिफाइड कर सके। ये वहीं पे किया गया स्टडीज़, इसलिए जो इंडियन लोग थे वो एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किए। हाउएवर मोर देन द मेथोडोलॉजिकल रीजन, विलेज स्टडीज़ वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड इंडियन सोशोलॉजी विद द सब्जेक्ट दैट वाज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। अब विलेज स्टडीज़ इंडिया में इसलिए भी सपोर्ट किया गया कि इंडिया अभी नया नया 1950s में आज़ाद ही हुआ है। अभी नया आज़ादी मिली है हमें। अब जो हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी या एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, इकोनॉमी के अंदर ही एग्रीकल्चर भी आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनाई जाएंगी, किस तरीके से जो है सो गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज़ बनाएंगी, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी, उसके लिए हमें हमारे सोसाइटी को जानना ज़रूरी था। और हमारा जो सोसाइटी था वो विलेज वाला सोसाइटी था। हमारा जो इंडिया था वो मोस्टली जो पीपल थे वो विलेज में स्टडी करते थे। तो जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे, विलेज को नहीं समझेंगे, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका वर्क है, इन सारे चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट भी जो है वो विलेज स्टडी को ज़्यादा सपोर्ट किया उस समय में। द नेशनल मूवमेंट्स एंड स्पेशली महात्मा गांधी हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन वॉट वर कॉल्ड विलेज अपलिफ्ट प्रोग्राम्स। और उससे पहले भी अगर हम बात करें, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क्स चलाए जाते थे। और उस कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर ये होता था कि किस तरीके से विलेज को अपलिफ्ट किया जाए, विलेज को जो है सो जाति पाति में जो बटा हुआ है विलेज, उसको किस तरीके से हटाया जाए, ये कास्टिज़म जो है इसको किस तरीके से हटाया जाए, विलेज का अपलिफ्टमेंट कैसा हो, वहाँ का इकोनॉमी कैसे बढ़े, लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो, इस पर ज़्यादा फोकस होता था हमारे लीडर्स का भी। एंड इवन अर्बन एजुकेटेड इंडियंस वर, और जो अर्बन एजुकेटेड इंडियंस थे उन यानी जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनका भी फोकस था, जो पढ़े लिखे लोग थे उनका भी फोकस था कि विलेज को जो है सो वो डेवलप होना चाहिए। क्यों, कहीं ना कहीं जो अभी वो अर्बन एरिया में आ गए लेकिन उनका जो लिंक है, उनका जो रूट है वो विलेज ही है, उनका कनेक्शन जो है विलेज से अभी भी था। And even urban educated Indians were interested in village life because most of them retained some family and recent historical links to villages. Above all, villages were the places where most Indians lived. यानी विलेज ही वो प्लेस था जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया का रह रहा था उस समय में। इसलिए विलेज स्टडी को ज़्यादा सपोर्ट किया गया सोशोलॉजी के अंदर, इंडिया के अंदर। तो अब हम कुछ डिफरेंट विलेज स्टडीज़ जो इंडिया में की गई उसके बारे में जान लेते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो विलेज स्टडीज़ के जो एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं उसे हम दूसरे लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे, जब हम लिमिटेशन जानेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के, उसके अंदर हम देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।